Very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge in this pandemic time. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, today we will start first chapter from history part. That is the first war of independence 1857. जो फर्स्ट वार हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए 1857 में, तो इस वार को क्या बोला जाता है? द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोला जाता है, ठीक है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी बोला जाता है, और इसके साथ ही इसको म्यूटनी सिपोए भी बोला जाता है। म्यूटनी मीन्स आर्मी एंड सिपोए मीन्स सिपाही, क्योंकि इस रिवोल्ट में आर्मी मेंबर्स, सिपाही, सारे लोग इंक्लूड थे। तो इसके साथ क्या हुआ कि हम इंडिपेंडेंस के एकदम पास पहुंच गए। तो लेट अस स्टार्ट द अपराइजिंग ऑफ 1857 AD, अ नेशनलिस्ट आउटबर्स्ट। तो क्या है कि 1857 का अपराइजिंग ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 या म्यूटनी सिपोए, ये एक नेशनलिस्ट आउटबर्स्ट था। नेशनल आउटबर्स्ट मतलब जो हमारे एंगर था एक नेशनलिस्ट का, हमारे राष्ट्रीयता का एक गुस्सा था जो इस रिवोल्ट के रूप में आया। आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. Sipahi mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. The rebellion resulted in the end of the company's rule in India and beginning of the crown's direct rule over India. तो क्या नियर अबाउट 100 साल तक जो हमारे इंडिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद, राज करने के बाद, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने मैसिव रेबेलियन, उनके अगेंस्ट एक मैसिव रेबेलियन स्टार्ट हुआ, विशाल बगावत स्टार्ट हो गई 1857 से। तो इसे क्या बोला जाता है? म्यूटनी सिपोए भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आर्मी के जो इंडियन आर्मी में अपॉइंट थे इंडियन पर्सन, वो भी इसमें ऐड हुए, इसमें इसके मेंबर थे। और ये जो सिपोए था, जो रिवोल्ट था, ये मेरठ से स्टार्ट हुआ, और इसमें सारी सोसाइटी के सारे सेक्शंस के रेबेलियन, विद्रोह करने वाले, इसमें आने वाले लोग थे। मींस सारे लोग इस विद्रोह में शामिल थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, कॉमन पीपल, धीरे धीरे सारे ऐड होते गए। तो ये क्या था? एक 19th सेंचुरी में का एक रेबिलियन था। इस रेबिलियन का, जिसमें सारे लोग शामिल थे, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रोल ख़त्म हो गया हमारी कंट्री के ऊपर। तो क्राउन्स डायरेक्ट रूल इंडिया में स्टार्ट हो गया। तो बाय 1856 द इंग्लिश हैड कंप्लीटेड देयर कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। 1856 तक इंग्लिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने इंडिया को अपने अंडर कर लिया था। नियरली 100 years of company's rule had neither been just nor fair, based upon political intrigues and the divide and rule policy. It also named as socio-cultural conquest of India. तो क्या है इसमें क्या था? कंपनी का जो रूल था वो फेयर नहीं था, अच्छा नहीं था। वो पॉलिटिकल इंट्रिगर्स, पॉलिटिकल साजिशों वाला था। वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ हम लोगों को एक दूसरे से अलग कर रही थी और हमारी कंट्री को कॉन्क्वेस्ट कर रही थी। और इसको सोशियो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, कि जो सामाजिक कल्चर है उसको भी इसने अपने अंडर कर लिया था इंडिया के को। तो क्या हुआ? ये सारे रीज़न थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इससे लोग सेटिस्फाइड
नहीं थे और इसके अगेंस्ट इन्होंने एक अपराइजिंग स्टार्ट कर दिया था, रिवॉल्ट। द अपराइजिंग कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग 1857 एडी, जो लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था, इसके कॉजेज क्या थे? तो क्या थे कि द अपराइजिंग ऑफ 1857 एडी वॉज एन आउटबर्स्ट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी ना, उनका जो ये रिवॉल्ट था, ये एक उसका आउटबर्स्ट था, उसका एक एंगर था, ठीक है। द इंडियन रूलर्स एंड द पीपल इन जनरल हैड नॉट एक्सेप्टिंग द कंपनीज रूल। तो इंडिया के जो लोग हैं वो कंपनी के रूल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। बिटवीन 1756 एंड 1856 देयर अकर्ड 12 माइनर रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द कंपनीज एक्सप्लॉयटेशन रूल। तो इस टाइम में 1756 और 1856 के बीच 12 माइनर रिवॉल्ट्स हुए कंपनी के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। उसके अलावा और बहुत से रीज़न थे, कॉज थे इस रिवॉल्ट के होने के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉलिटिकल कॉजेज़ थे इस रिवॉल्ट के। तो क्या कंपनीज टेरिटोरियल एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज था कि जो कंपनी थी वो क्या कर रही थी, वो बहुत सी टेरिटरीज़ को अपने अंडर कर रही थी, है ना। वो चाहती थी कि मैक्सिमम जो पार्ट है वो अपने अंडर कर ले। ये सबसे पहला कंपनीज टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज था इस रिवॉल्ट का। नेक्स्ट है सब्सिडरी अलाइंसेज। तो द डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलाइंसेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिचर्ड वेल्सले, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 805। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड रिचर्ड इंडिया के 1798 से लेकर 805 तक। तो उन्होंने क्या किया था, सब्सिडरी अलाइंस इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड रिचर्ड वेल्सले ने। तो इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? इस सब्सिडरी अलाइंस के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी भी टेरिटरी को, किसी भी एरिए को जो इंटरनल अटैक्स हैं उनसे बचने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो ब्रिटिश कंपनी है ना, वो उनको सपोर्ट देगी। मींस अगर क्योंकि टेरिटरीज़ के पास इतनी आर्मी पावर तो है नहीं थी, अगर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है ब्रिटिश आर्मी उसे सपोर्ट करेगी। बट उस सपोर्ट के बदले में क्या होगा कि वो जो टेरिटरी है, वो जो ब्रिटिश आर्मी की हेल्प ले रही है, वो उसे पे करेगी उन आर्मी मेंटेनेंस के लिए, आर्मी के खर्चों के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सब्सिडरी अलाइंसेस के अंडर भी इसने बहुत सी जो स्टेट्स थी उसको अपने अंडर कर लिया था। क्योंकि ये कह रहा था कि अगर आप हमारी आर्मी की, हमारी ब्रिटिश आर्मी से हेल्प लोगे खुद को बाहरी हमलों से बचाने के लिए, तो आप हमें पे करोगे। अगर आप हमें पे नहीं कर पाए, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए पेमेंट नहीं दे पाए, तो हम क्या करेंगे, आपकी जो स्टेट है उसका कुछ एरिया कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे। तो सब्सिडरी अलाइंस में ब्रिटिश कंट्रोल ने ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल के अंडर ले ली थी स्टेट्स हैदराबाद, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर एंड औध। ये स्टेट्स उन्होंने सब्सिडरी अलाइंस के अंडर अपने कंट्रोल में कर ली थी। कॉन्क्यूस्ट इन 1843 AD सिंध वॉज अटैक्ड एंड एनेक्स्ड टू द कंपनीज डोमेन। तो क्या हुआ, सिंध के ऊपर भी अटैक कर दिया कंपनी ने और अपने अंडर कर लिया। और जो दीवान मुलराज ऑफ मुल्तान के जो दीवान मुलराज से छतर सिंह अटारी वाला जो हजारा से थे, उनको भी इन्होंने अपने रिवोल्ट में ये देखकर अपने बातों में लिया, ताकि उनके थ्रू ये पंजाब को अपने अंडर कर रहे हैं। दीज एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस ऑफ द कंपनी अलार्म द इंडियन रूलर्स एंड द पीपल अलाइक। तो ये जो कॉन्क्विस्ट जो सारी स्टेट्स को अपने अंडर कर रहे थे ये लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये उस टाइम लोगों को पसंद नहीं आई, तो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉलिटिकल रीजन इज आर्बिट्रेरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? तो आर्बिट्रेरी मीन्स सेम अनफेयर, आर्बिट्रेरी सेमिंग अनफेयर, जो अनफेयर थी, मतलब कि सही नहीं थी। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? इफ़ एन इंडियन रूलर ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट डिडंट हैव हिज रियल सन टू सक्सीड हिम, ही वॉज नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ सक्सेसर विदाउट द कंपनीज कंसेंट। मीन्स अगर किसी स्टेट के रूलर का अपना कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, तो वो कंपनी के कंसेंट के बिना किसी और बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इन केस द state in question was annexed, heirs adopted without the consent of the company could neither inherit the throne nor the title. अगर
ईस्ट इंडिया कंपनी के कंसेंट के बिना कोई अपने अडॉप्ट कर लेता है किसी बच्चे को, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो उसे उसके मलकियत जो है अपने इनहेरिट है जो उनके बड़ों की, वो उनके जो थ्रोन है, उनके जो टाइटल्स हैं वो उसे नहीं मिलेंगे। मींस वो किंग है तो किंग का टाइटल उसे नहीं मिलेगा। दे कुड इनहेरिट ओनली द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द डिकेज रूलर, तो सिर्फ वो अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसका ही मालिक होगा। बाय हिज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये किसने रिप्रेजेंट की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने स्टार्ट की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट 3 मराठा डिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ सतारा, नागपुर, झांसी एंड सेवरल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द रूलर ऑफ झांसी died in 1853 AD without a child, the widowed Rani Lakshmi Bai was pensioned off, and their adopted son Anandrao was not recognized by the company. Company at Jhansi was annexed. तो जब वही है कि झांसी का जब जो क्या था कि विडो थी रानी लक्ष्मी बाई, उनका एक बेटा था, एडॉप्टेड सन था वो आनंदराव, वो एडॉप्ट किया गया था, तो कंपनी ने उसे अपनी इसमें इसलिए उन्होंने उसे पूरे आनंदराव को झांसी के पूरे अधिकार नहीं दिए थे और झांसी को अनेक्स्ट कर लिया था, क्योंकि ये उसका अडॉप्टेड सन था आनंदराव, उनका अपना बेटा नहीं था। तो क्या क्या ऐसे ही केसेस में सतारा, नागपुर, झांसी जो अडॉप्टेड सन होने की वजह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर कर लिए थे। उसके बाद द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट अमंग द रूलर्स एंड द पीपल ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। दे वर स्केयर्ड एंड एप्रीहेंसिव ऑफ द इंग्लिश रूल। तो उसके बाद क्या है, तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वो उसके अगेंस्ट जो है सारे ही रूलर्स हैं उसके अगेंस्ट हो गए, उन्हें ये पसंद नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स है जो उसके अगेंस्ट हो गई एंड उन्होंने इंग्लिश रूल के इस जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके होते हुए भी इसको रिवोल्ट 1857 स्टार्ट किया। नेक्स्ट वी है अनजस्ट अनेक्सेशन ऑफ अवध। Awadh was a protected feudatory state with control over internal administration only। तो एक जो अवध था इसके एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनल ही था, किसी की इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल पावर्स नहीं थी। ऑन Feb 13, 1857 लॉर्ड डलहौजी annexed अवध ऑन द pretext ऑफ mal administration by Nawab Wajid Ali Shah, who was sent to Kolkata on a pension of rupees 12 lakh per annum. Consequently, a number of talukdars or nobles, officials and the soldiers were deprived of their status and rendered jobless. Dalhousi's annexation of Awadh to the British Empire was illegal and the people of Awadh were very displeased with the British। तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को भी पर भी अनेक्सेशन कर ली थी, इसको भी अपने अंडर कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी क्या मानते थे कि जो नवाब वाजिद अली शाह है, अवध के नवाब है वाजिद अली शाह, वो मल एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के योग्य नहीं है। तो उन्होंने इसको भी अपने ये रीज़न बनाकर कि जो वाजिद अली है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे, उनको भी इसके पोस्ट से हटा दिया और इसको अपने अंडर कर लिया। तो ये जो डलहौजी की अनेक्सेशन थी अवध के, जो डलहौजी ने अवध को अनेक्स कर लिया था अपने अंडर, ये एक इल्लीगल था और जो पीपल अवध के लोग थे वो इस ब्रिटिश लोगों के इस रूल से खुश नहीं थे, डिसअपॉइंट थे। और ये था सेकेंड पॉलिटिकल रीजन फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।